हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टडी सब अच्छे से हो रही होंगी। सीबीएसई वालों का तो फर्स्ट समेटिव आने वाला है और बिहार बोर्ड वालों का फरवरी में एग्ज़ाम है, तो वो लोग अपना प्रिपरेशन अभी पूरा एकदम एंडिंग वाला प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट होगा अभी, लेकिन पढ़ाई तो चल ही रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बिना देरी किए मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में क्या हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और लाइन बाय लाइन किस चीज़ का हम लोग मीनिंग देखेंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, यानी कि इस बुक का चैप्टर 3 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। इस बुक का चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर। उसका हम लोग 2.1 तक पढ़ चुके हैं। 2.2 से हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली कभी ऐसा हुआ नहीं है, मैं टॉपिक वाइज ही करती हूँ, सब टॉपिक से मैं कंटिन्यू नहीं करती हूँ। बट क्या हुआ कि वीडियो लंबा हो जाता और वो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्टिव वीडियो ना थोड़ा शॉर्ट ही रखा, तो इस कारण थोड़ा इधर उधर हो गया, बट मेंटेन हो जाएगा आगे सब। तो इस वीडियो में हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हिस्ट्री के, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में, या फिर आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट के। तो अब हम लोग इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं बिना देरी के, बहुत हो गया। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, राज्य का चरमोत्तर कर्ज तथा पतन। अब एक और चीज़ मैं आप लोग से बोल देना चाहती हूँ, अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठे, उससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। ये चीज़ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, उम्मीद है आप लोग फॉलो करते होंगे। अब पढ़ लेते हैं इसको। विद इन द पॉलिटी, क्लेमेंट्स टू पावर इंक्लूडेड मेंबर्स ऑफ द रूलिंग लीनेज एज वेल एज मिलिट्री कमांडर्स। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। द फर्स्ट डायनेस्टी नोन एज द संगम डायनेस्टी एक्सरसाइज कंट्रोल टिल 1485। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1585 तक नियंत्रण रखा। दे वर supplanted by the Saluwas, military commanders who remained in power till 1503 when they were replaced by the Tuluwas. Krishnadev Rai belonged to the Tullav dynasty. उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान ले लिया। कृष्णदेव राय तुल्लव वंश से ही संबंध थे। कृष्णदेव राय's rule was categorized by expansion and consolidation. कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। अगर मेरी आवाज़ आप लोग को थोड़ी अजीब लग रही होगी तो उसकी सॉरी, क्योंकि मुझे सर्दी खांसी हो गया है, तो उसके लिए थोड़ी आवाज़ मेरी गड़बड़ आ गई है। This was the time when the land between the Tungabhadra and the Krishna rivers, the Raichur Doab, was acquired. 1512, the rulers of Odisha were subdued. 1514 and severe defeats were inflicted on the Sultan of Bijapur. 1520. इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। 1514 में तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था 1520 में। Although the kingdom remained in a constant state of military preparedness, it flourished under conditions of unparalleled peace and prosperity. हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। Krishnadev Rai is credited with building some fine temples and adding impressive gopurams to many important South Indian temples. कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। He also founded a suburban township near Vijayanagar called Nagalpuram after his mother. Some of the most detailed descriptions of Vijayanagar came from his time or just after. उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। Strain began to sow within the imperial structure following Krishnadev Rai's death in 1529. कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। His successors were troubled by rebellious नायक और military chiefs. उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। By 1542, control at the center had shifted to another ruling lineage, that of the Aravidu
which remained in power till the end of the 17th century. 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे. During this period, and as indeed earlier, the military ambitions of the rulers of Vijayanagar as well as those of the Deccan Sultanates resulted in shifting alignments. पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे. In 1565, Ram Rai, the chief minister of Vijayanagar, led the army into battle at Rakshasi Tangdi, where his forces were routed by the combined armies of Bijapur, Ahmednagar and Golconda. अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई. 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली. द विक्टोरियस आर्मीज सैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर. कुछ ही वर्ष विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा. द सिटी वॉज टोटली अबैंडन्ड विद इन अ फ्यू ईयर्स. कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया. नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू द ईस्ट, वेयर द अराविदु dynasty ruled from Penukonda and later from the Chandragiri. अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंदा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप में शासन किया. Although the armies of the sultans were responsible for the destruction of the city of Vijayanagar, हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थीं. Relations between the Sultan and the Rayas were not always or inevitably hostile in spite of religious differences. Krishnadeva Rai, for example, supported some claimants to power in sultanates and took pride in the title establisher of Yavan kingdom. फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे. उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया. सिमिलरली द सुल्तान ऑफ बीजापुर इंटरवेंड टू रिजॉल्व सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन विजयनगर फॉलोइंग द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय. इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया. इट वॉज द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ राम राय हु ट्राई टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट अनदर दैट लेड द सुल्तान्स टू कंबाइन टुगेदर एंड डिसिसिवली डिफीट हिम. एक लाइन छूट गया. In fact, the Vijayanagar kings were keen to ensure the stability of the sultanates and vice versa. It was the adventurous policy of Ram Rai who tried to play off one sultan against another that led the sultans to combine together and decisively defeat him. वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थीं. यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया. अब हम लोग पढ़ेंगे द राय एंड द नायक्स. राय तथा नायक. Among these who exercised power in the empire were military chiefs who usually controlled forts and had armed supporters. साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे. These chiefs often moved from one area to another and in many cases were accompanied by peasants looking for fertile land on which to settle. ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे. These chiefs were known as Nayaks and they usually spoke Telugu or Kannada. Many Nayaks submitted to the authority of the kings of Vijayanagar, but they often rebelled and had to be subdued by military action. इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे. कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभु सत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था. द अमर नायक सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर. अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी. इट इज लाइकली दैट मेनी फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वर डेराइव्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे. द अमर नायक वे मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राय.
अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स इन द एरिया। ये किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। They retained part of the revenue for personal use and for maintaining a stipulated contingent of horses and elephants. वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। These contingents provide the Vijayanagar king with an effective fighting force with which they brought the entire southern peninsula under their control. ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। Some of the revenue was also used for the maintenance of the temples and irrigation works. राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों में के रख रखाव के लिए खर्च किया जाता था। The Amar Nayak sent tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with gifts to express their loyalty. अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। Kings occasionally asserted their control over them by transferring them from one place to another. राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। However, during the course of the 17th century, many of these Nayaks established independent kingdoms. This hastened the collapse of the central imperial structure. हालांकि 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। बगल में दिया हुआ है अमर, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। Amar is believed to be derived from the Sanskrit word samar, meaning battle or war. It also resembles the Persian term amir, meaning a हाई नोबल। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना थर्ड टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग विजयनगर किंगडम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।